हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। ये जो वीडियोस है ये वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, तो ये रिवीजन वीडियो है, ध्यान रखना। चैप्टर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, ध्यान रखना बच्चों, 4 नंबर का ये चैप्टर है और इसके रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर के अंदर आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आवेश की। आवेश क्या होता है? आवेश वस्तुओं का एक गुण है जिसकी वजह से ये क्या करता है, दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इसके अलावा आवेश वस्तुओं का एक गुण होता है जिसकी वजह से वस्तु जो है वो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। यानी आवेश क्या है? वस्तुओं का एक गुण है, ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं आवेश के मात्रक की। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये एसआई पत्ती का मात्रक है। ठीक है, एसआई पत्ती में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आपसे पूछा जा सकता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अब फेराडे सबसे बड़ा मात्रक है, तो एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं? 96,500 गुलाम होते हैं। ये फ्रैंकलिन है, तो 3 × 10⁻9। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्रैंकलिन होते हैं। किसके अंदर होते हैं? ये एक गुलाम के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी एक गुलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन के, और एक फ्राइडे बराबर होता है 96,500 गुलाम की। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और ये जो है वो कौन सा मात्रक है? छोटा मात्रक है। यहाँ से आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवेश का बड़ा और छोटा मात्रक बताइए। अगर विमा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा क्या होती है? I = Q/T। तो यहाँ से देखिए, इसका मात्रक कूलाम, इसका क्या? सेकंड, और इसका क्या होता है? एम्पेयर। यानी कूलाम किसके बराबर होता है? एम्पेयर गुना सेकंड के बराबर होता है। यहाँ से आप लोग आराम से क्या कर सकते हो? विमा लिख सकते हो। ए के लिए तो आपने A1 ही लिखेंगे, समय के लिए क्या लिखते हैं? T⁻1 लिखते हैं। तो इस प्रकार आप लोग क्या लिख सकते हो? कूलाम के रूप में इसकी विमा लिख सकते हो। तो ये आ गई आवेश के बारे में कुछ एक बातें। आगे बात करते हैं आवेश के कुछ गुणों की। देखिए, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं? कुछ गुण सीधे बताता हूं आपको। जैसे आवेश का योज्यता का गुण है, यानी आवेश को क्या कर सकते हैं? बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ या घटा सकते हैं। दूसरा गुण आता है संरक्षण का। जैसे ऊर्जा संरक्षित रहती है वैसे ही आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, एक गुण आता है निश्चलता का। इसका मतलब है आवेश जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता? वेग पर डिपेंड नहीं करता। अगर वस्तु गतिशील है या विराम अवस्था में है, आवेश के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आवेश के क्वांटीकरण का गुण। आवेश के क्वांटीकरण का गुण क्या बताता है? कि आवेश का विनिमय जो है वो सतत रूप में न होकर के विविक्त रूप में होता है। इसके अलावा आवेश एक निश्चित मान का सदैव क्या होता है? सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यानी Q = ±N/E। N का मान जो है वो 1 2 3 4 5 अपने पास भी इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, यानी आवेश का विनिमय जो है वो एक निश्चित मान का क्या होता है? सदैव पूर्ण गुणज होता है। तो Q क्या होता है? ±N/E होता है। आवेश का सबसे छोटा मान जिसका हम लोग विनिमय कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 गुलाम होता है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। यहां से देखिए, न्यूमेरिकल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे भी देख लीजिए। जैसे आपसे पूछे एक गुलाम, तो Q का मान कितना है? एक गुलाम। N का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। E का मान आपके पास में है, तो यहां से किसका मान चाहिए? N का। किसके बराबर आएगा? 1/1.6 × 10⁻19 गुलाम। इसके बराबर आ जाता है लगभग 6.25 × 10⁻18 के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये होता है आवेश के क्वांटीकरण का गुण। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण का गुण इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इसके बाद आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है?
कि दो आवेश हो, जैसे Q1 और Q2 दो आवेश है और कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है F किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर के। यहाँ पर ये क्या है, एक नियतांक है। K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसके अलावा के का मान कितना होता है, तो के का मान होता है 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन 0 का कितना होता है, ये होता है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, ये क्या है, के और एप्सिलॉन 0 के मान है, और इसे अपने क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। अगर कूलॉम के नियम का सदिश रूप पूछे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर और r कैप। ये क्या है अपने पास में, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, और ये सीधा सीधा क्या है, कूलॉम का नियम है। ये देखिए, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर माध्यम की हो तो किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं, और एक होती है अपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे बोलते हैं पराविद्युतांक एप्सिलॉन r। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पराविद्युतांक, पराविद्युतांक या पराविद्युतांक कहते हैं, या अपेक्षिक विद्युतशीलता इसे अपने कहते हैं। ठीक है, निर्वात के लिए, हवा के लिए इसका मान लगभग कितना होता है, 1 होता है। धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, एप्सिलॉन r की अगर विमा पूछे तो ध्यान रखना, इसकी मात्रक और विमा नहीं होते। क्यों, क्योंकि दोनों ही किसके अनुपात है, विद्युतशीलताओं के। ये माध्यम की है और ये किसकी है, निर्वात की है। यहाँ से आप लोगों से इसके बारे में 1 नंबर का प्रश्न जो पूछ सकता है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक क्या होता है, या मात्रक और विमा क्या होती है। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, रिवीजन के लिए आप लोगों को करवा रहा हूँ कि फटाफट आप लोग क्या करो, 5 या 10 मिनट में अपने चैप्टर का रिवीजन कर लो। अगर कंप्लीट चैप्टर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियोस मिलेंगे, उसमें कंप्लीट चैप्टर है, अलग अलग डिटेल से बताया हुआ। ये सिर्फ क्या है, रिवीजन वीडियो आपके एग्जाम से पहले 5-10 मिनट के लिए। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। जैसे आप लोग पढ़ चुके हो, किससे दर्शाते हैं, ई वेक्टर से दर्शाते हैं। किसके बराबर होता है, एफ वेक्टर अपॉन Q0 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन है, ये परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश आप लोग जानते हो परीक्षण आवेश के बारे में, ये क्या है, परीक्षण आवेश होता है। तो ई वेक्टर किसके बराबर है, एफ वेक्टर अपॉन Q0 के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछे तो Q0 की जगह क्या रख देना है, 1 रख देना। E किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक देखो यहाँ से, बल का क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है, कूलॉम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका मात्रक लिख सकते हो, विमा लिख सकते हो। बल के लिए आप लोगों को पता है, और बाद में कौन है, कूलॉम है। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर तीव्रता की दिशा पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस से हमेशा बाहर की ओर होती है और माइनस से हमेशा अंदर की ओर होती है। प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर और माइनस की हमेशा अंदर की ओर। अगर गोला दिया हो तो त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर और त्रिज्या दिशा में अंदर की ओर। प्लस के गोले के लिए बाहर की ओर और माइनस के लिए अंदर की ओर। और देखिए कुछ टॉपिक और बात करते हैं, जैसे बिंदुवत आवेश की बात कर लेते हैं। अगर पूछे बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, तीव्रता, उसका मात्रक प्लस विमा दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, 1 नंबर की पूछी जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक और विमाएं क्या होती है। मात्रक मैंने अभी आपको बताया न्यूटन बटा कूलॉम होता है, और विमा आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। जैसे बल के लिए क्या लिखते हैं, m1 L1 T माइनस का 2 लिखते हैं। ये क्या है आपके पास में, कूलॉम। कूलॉम के लिए अभी मैंने बताया क्या लिखा है हम लोगों ने, एक तो लिखा था समय, समय के लिए T1 और इसके लिए क्या आ जाएगा, A1। ठीक है, तो T1 और A1 बड़े ब्रैकेट में लिख करके इसे क्या कर लेना है, आप लोगों को सोल्व कर लेना है। तो ये किससे की विमा आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आ जाएगी। बिंदुवत आवेश के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बल लिखना है, F इक्वल के Q0 बटा R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, F बटा Q0। इसके अंदर रखो के Q0 R स्क्वायर बटा 1 बटा
Q0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके लिए है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। ग्राफ वगैरह पूछे तो इस प्रकार से किसका ग्राफ बनता है भाई, इस प्रकार से ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती का बनता है। ये किसका ग्राफ होता है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ होता है। ये बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कुछ टॉपिक और देखिए, विद्युत द्विध्रुव की बात कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। अगर दो समान परिमाण के आवेश अलग दूरी पर स्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, आवेशों की इस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये दो आवेश है Q1 और Q2, अलग दूरी स्मॉल r या स्मॉल d पर अगर ये स्थित है तो इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये क्या है, समान परिमाण के होते हैं पर प्रकृति क्या होती है, इनकी विपरीत होती है। यानी Q1 का तो मान कितना होगा, प्लस का Q होगा, और इसका कितना होगा, माइनस का Q होगा, और दूरी कितनी होगी, स्मॉल दूरी होगी, बिल्कुल कम दूरी होगी। तो आवेशों का ये निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इन दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण और इनके मध्य दूरी का गुणनफल, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मात्रक इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है dy। मात्रक क्या होता है, dy। क्या यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, आवेश के लिए कूलाम और इसके लिए मीटर, कूलाम इंटू मीटर किसके बराबर होता है, dy के बराबर होता है। आपसे पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है dy। ठीक है, देखो एक टॉपिक आता है द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान। जैसे आपसे पूछे अक्षीय बिंदु के लिए, जैसे देखिए ये कंप्लीट जो बड़े वीडियो है ये अलग प्लेलिस्ट में है, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के डाल रहा हूँ। जैसे इस पॉइंट पर आपसे पूछे कि किसका मान ज्ञात करना है आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको मान ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। कौन सी कंडीशन पर है, ये अक्ष पर कंडीशन है। तो इसके लिए कितना होता है, E बराबर KP अपॉन आर क्यूब होता है, 2 KP अपॉन आर क्यूब होता है। कितना होता है, 2 KP अपॉन आर क्यूब होता है। ध्यान रखना इसमें E वेक्टर की और P वेक्टर की दिशा क्या होती है, सेम होती है। दोनों की दिशा क्या होती है, सेम होती है, इसलिए दोनों के बीच में प्लस ही निशान है, माइनस का निशान नहीं आया है। क्यों है दिशा समान, तो यहाँ से अपने दिशा देख सकते हैं। P वेक्टर जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर, यानी यहाँ इसकी दिशा किस ओर है, इस ओर है। ये किसकी दिशा है, P वेक्टर की दिशा है। और E वेक्टर की दिशा भी किस ओर है, अपने यहाँ पर इसी ओर है। E वेक्टर की इस ओर क्यों है, क्योंकि देखिए प्लस क्यू आवेश की वजह से अगर आप लोग ज्ञात करो तो जैसे ये मान ली कि ये कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, और ये कितनी है, ओ पोजिशन है। तो ये आधा आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, d/2 और ये d/2। ठीक है, आपको किससे ज्ञात करनी है, आपको इसके लिए ज्ञात करना है। तो कितना आएगा, प्लस क्यू, ये आएगा के क्यू, और दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच में दूरी देखिए, ये टोटल दूरी लेंगे अपने, ये टोटल दूरी कितनी लेंगे, ये टोटल दूरी r लेंगे, तो ये दूरी कितनी बचेगी, r माइनस d/2 और इसकी स्क्वायर बचेगी, कितनी, r माइनस d/2 और इसकी स्क्वायर बचेगी। माइनस क्यू के लिए देखिए कितना आएगा, के क्यू, और अपॉन क्या आएगा, r, और प्लस का कितना आएगा, d/2 आएगा। ठीक है, और इसकी क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। ये कहाँ से लिखा है हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था बिंदुवत आवेश के लिए KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए इसके और इसके बाद में जो संख्या लिखी है उसे देखिए, ये तो है प्लस का d/2 और ये है माइनस का d/2, यानी ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो ये मान क्या है, छोटा है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है क्योंकि माइनस है, तो ये वाला मान जो है ये मान क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से दिशा, जैसे ये प्लस क्यू, इसकी वजह से दिशा बाहर की ओर, माइनस क्यू से अंदर की ओर, मान कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ई वेक्टर की दिशा जो है वो किस ओर है, इस ओर है। ठीक है, यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर की दिशा क्या है, समान है, तो बीच में क्या आ गया, प्लस का निशान आ गया है। ठीक है, निरक्ष के लिए देखिए, निरक्ष के लिए जैसे ये माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है। दोनों आवेशों की मध्य दूरी स्मॉल डी ले सकते हो आप लोग, 2d भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट ओ है, इस पर अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या आता है, इसके लिए आता है E बराबर माइनस का KP अपॉन आर क्यूब आता है। क्या आता है, KP अपॉन आर क्यूब आता है। ठीक है, सदिश रूप में, क्यों,
क्योंकि ये माइनस बता रहा है पी वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए पी वेक्टर की किधर है, इस ओर है, किस ओर है, इस ओर है, और ई वेक्टर प्लस क्यू से हमेशा बाहर की ओर और माइनस क्यू से हमेशा अंदर की ओर। ये दिशाएं किसकी है, तो ये दिशा है ई वेक्टर प्लस क्यू की और ये है ई वेक्टर माइनस क्यू की। ठीक है, ये कोण थीटा है और ये कोण भी क्या है, थीटा। इनका परिणामी कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से देखिए ये आएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, ये आएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा, और ये वाला क्या आएगा अपने पास में, ये आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और इस साइड क्या आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी ई वेक्टर की दिशा किस ओर है, इस ओर है, और पी वेक्टर की किस ओर है, इस ओर है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ये किसके लिए है, निरक्ष के लिए है। और अक्ष के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था ई वेक्टर अक्ष बराबर 2kp/r³। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इनमें संबंध क्या होता है, तो इसका ले परिमाण 2 अपनी जगह ये रहा, इसका मान कितना है, इसका मान ये रहा, ये निरक्ष। ठीक है, यानी निरक्ष वाला है उसको अगर दोगुना करें तो किसके बराबर आता है, अक्ष वाले के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, उसका रिवीजन है। सेकंड पार्ट गाउस का नियम आता है, उसका रिवीजन भी अपने करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसी पार्ट में आपको बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधा सीधा याद रखना चाहो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, तो याद रखते हो कि विद्युत क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। उन रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा याद रख सकते हो आप लोग कि वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या करता है, गति करता है, क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर अगर आप लोग क्या करो, सप्रस्थ रेखा खींचो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। कुछ गुण इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, वो क्या है, असंभव है। तो ये क्या है, असंभव कंडीशन है। इसके अलावा एक गुण आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसका निर्माण नहीं करती, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो ये 2-3 गुण याद रखना। एक तो ये वाला कि किसी बिंदु पर सप्रस्थ रेखा खींचो, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, बंद वक्र नहीं बनाती, और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सघन होता है। यानी सघन जहां होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, ये कटान बिंदु वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो क्या है, असंभव। एक ये याद रखना अक्ष और निरक्ष में क्या संबंध होता है। ठीक है, 1 नंबर का इसे पूछ सकते हैं, 1 नंबर का इसे पूछ सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको डीवाई बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट पार्ट का इसका क्या है, रिवीजन है। अगर डिटेल वीडियो देखनी है बिल्कुल आराम से पढ़ाया हुआ अभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर कैसे क्या कर लेना है आराम से देख लेना है। ठीक है, सेकंड पार्ट का भी कोशिश करूंगा 5 या 10 मिनट का वीडियो फिर से आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है।